नमस्कार। मैं विनीता जोशी हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। इसे लिखा है सुनील व्यास जी ने। ये कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा से मूल्यवान कुछ भी नहीं। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक थी नंदिनी। मेरी नियुक्ति रामपुर में बतौर जिला कलेक्टर पद पे हुए लगभग 3 माह हो गए थे। आज दरबार ने लाकर मेरे सामने डाक रखी। उसमें सामान्य कार्यालय की डाक के साथ एक और डाक थी, जिसे देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। ये मेरी सखी नंदिनी की डाक थी। जल्दी से उसका लिफाफा खोल के एक ही सांस में पूरा खत पढ़ डाला। पढ़कर दिल को बहुत शांति मिली और मन अतीत के बियाबान में भटक चला। गंगापुर एक गांव जहां मेरे पिताजी डॉक्टर थे। उसी गांव के जमींदार एवं सबसे समृद्ध परिवार एवं सबसे बड़ी हवेली, हवेली क्या राजप्रसाद ही था। उसके एकमात्र मालिक विश्व प्रताप सिंह जी हवेली के ठाट बाट देखने लायक थे। कम से कम 50-60 नौकरों की फौज और उनके 5 पुत्र महेंद्र, राजेंद्र, दिग्विजय, गजेंद्र एवं रणवीर एवं उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजनंदिनी। जितना सुंदर उसका नाम उतना ही सुंदर रूप था। राजकुमारियों की तरह लालन पालन हो रहा था। उसको एक छींक आने पर डॉक्टर की लाइन लगा दी जाती थी। भाई भी सब जान छिड़कते थे। नंदिनी पूरे गांव में हिरनी की तरह दौड़ती फिरती थी। स्कूल भी उसे छोड़ने गाड़ी में बंदूकधारी चौकीदार आता था। मध्यांतर में एक जना गरम खाना लेकर खड़ा रहता था। वह खाना खिलाकर वापस जाता था। हम दोनों कक्षा छठी से ही साथ में पढ़े। इससे पहले मेरे पिताजी जोधपुर में कार्यरत थे और इसी वर्ष स्थानांतरण होकर यहाँ आए थे। नंदिनी का स्वभाव ही ऐसा था कि कोई भी उसका मित्र बिना बने नहीं रह सकता था। जल्दी हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अक्सर उसकी हवेली जाती थी। तब ठाकुर साहब को बाबा कहती थी, तो मैं भी उन्हें बाबा और माँ से ही संबोधित करने लगी। मैं इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि हेड बाबू ने कक्ष में प्रवेश किया। वो मेरी तंद्रा टूटी। कुछ फाइलों पर दस्तखत करवाने आए थे। उससे निवृत्त होकर पुनः यादों के सागर में गोता लगाने लगी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते कक्षा 11 में हम दोनों प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गईं। अब कॉलेज के लिए शहर जाना था। यहाँ बाबा नहीं माने। मैंने भी बहुत समझाया, बाबा जोधपुरी तो है, कितना दूर, आप जब चाहें आ सकते हैं, नंदिनी को बुला सकते हैं। पर नंदिनी को इतने प्यार करने वाले बाबा ये कहना नहीं माने और हम दोनों आंखों में नमी लिए हुए जुदा हो गए। समय बीतता जा रहा था। पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया और गंगापुर से नाता पूरी तरह टूट सा गया। मैंने जोधपुर कमला नेहरू नगर से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में लग गई। भगवान की कृपा एवं बड़ों के आशीर्वाद से मेरी मेहनत सफल हुई और मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया और नियुक्ति और उसके पश्चात यहाँ वहाँ होते होते 1 वर्ष पहले ही अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर सीतापुर में मेरी नियुक्ति हुई थी एवं कलेक्टर महोदय अवकाश पर थे, अतः उनका कार्यभार भी मेरे ऊपर ही आ पड़ा था। एक दिन सुबह सुबह मैं कुछ कार्यालय की पत्रावली को देख रही थी और दरबान ने आकर एक कागज रखा जिस पर मिलने की अनुमति के लिए प्रार्थना की गई थी। नीचे नाम लिखा था राजनंदिनी। ये नाम मेरी बचपन की यादों के साथ जुड़ा हुआ था। मेरी बचपन की यादें जाग उठी, लेकिन सोचा यहाँ नहीं नहीं, यहाँ कहाँ होगी। फिर दरबान से कहा आने दो। कुछ देर बाद एक महिला मैले वस्त्र पहने दीनहीन अवस्था में सामने थी। अपने पति की बीमारी से सरकारी मदद के लिए आवेदन लेकर खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में सर नीचा करके बिना आंखें मिलाए कहा, कृपया यह स्वीकृत कर दीजिए, मेरे परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। मैं इतनी देर में उसे पहचान रही थी और मैंने तो उसे कक्ष में आते ही पहचान लिया था कि ये नंदिनी है। हाँ, ये मेरी सखी नंदिनी ही है। जब वह जाने लगी तो मैंने उसको पुकारा, नंदिनी। तब उसने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर देखा और बोल पड़ी, अरे कमली, तू तू यहाँ। उसके स्वर में आश्चर्य के साथ खुशी भी थी। मैंने दरबान से कहा, कुछ देर के लिए मैं व्यस्त हूँ, कृपया किसी को न भेजें, और नंदिनी को लेकर अंदर अपने कक्ष में आ गई। बहुत दिनों बाद मिली थी हम दोनों, बहुत खुश हुई। मैंने पूछा, ये सब क्या है नंदिनी? तो उसके सब्र का बांध टूट गया। वो फफक कर रो पड़ी। रोते रोते उसने बताया कि मेरे पति श्यामवीर सिंह जी यहाँ पर एक बड़ी हवेली है,
पैसा भी बहुत है, पर किसी दोस्त के कहने पर कपड़ों के निर्यात का कार्य किया। उसमें इतना नुकसान हुआ कि हवेली के अलावा अब कुछ नहीं बचा है, और मित्र का दिया हुआ धोखा वे सहन नहीं कर पा रहे हैं, अतः बीमार हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद तपेदिक है। हमारी आमदनी का और कोई स्रोत नहीं है। ठाकुर है, किसी से मांग भी नहीं सकते, सदैव दिया ही है। और उसकी आंखों से आंसू निर्झर बहने लगे। मैंने ज़्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा और उसे इस आश्वासन के साथ घर भेज दिया कि देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई, लेकिन सुबह होने तक मैं किसी निर्णय पर पहुँच गई थी। मैंने कार्यालय पहुँचते ही उसे फ़ोन करके कहा कि तुम फ़ौरन चली आओ, और उससे कहा कि तुम नंदिनी जयपुर पापा के पास चली जाओ। पापा श्यामवीर जी का अच्छा इलाज करवा देंगे और तपेदिक अब लाइलाज नहीं है। डरो मत। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि वहाँ इलाज होएगा, वहीं तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो और अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ। वह अवाक सी मुझे देखने लगी। मैं कहाँ से? तो मैंने उसे समझाया कि तुम अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करो और तुम्हारी हवेली को, उसके कुछ भाग को होटल में बदल दो। तुम और श्यामवीर जी दोनों मिलकर इसे संभाल लेना, और पढ़ाई तुम्हारे इसमें बहुत काम आएगी, और इसमें आने वाले खर्च को कोई भी बैंक लोन दे देगी। लेकिन जब तक किसी काम को समझो नहीं, उसमें हाथ मत डालना, नहीं तो कपड़ों के काम की तरह इसमें भी नुकसान होगा। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। नंदिनी ने बहुत मेहनत की। अगले इतवार को उसके होटल का उद्घाटन है और मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे आमंत्रित किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। नंदिनी की हिम्मत के आगे उसकी बदकिस्मती हार गई। नंदिनी का उत्साह देखते ही बनता था। मैंने कहा, नंदिनी कैसा लग रहा है? वो बोल पड़ी, कमली, हर लड़की को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या सरकार ऐसा नियम नहीं बना सकती कि जब तक लड़की पढ़कर ग्रेजुएट ना हो तब तक उसके विवाह ना किया जाए? सभी जोर से हंस पड़े। अंत में यही कहना चाहूँगी, पंछी कभी भी अपने बच्चों को घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो उन्हें बस उड़ने की कला सिखाते हैं। शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, लड़का हो लड़की हो, ज़रूर से अच्छी शिक्षा दें। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।